तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अब तक क्वेश्चन नंबर 9 तक किए। नाउ क्वेश्चन 10 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a माइनस 5 6 फ्रॉम द ओरिजिन। अब आपको क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, होता है कि ये ओरिजिन यानी 0 0 और ये पॉइंट है a, है ना। मैं 0 लिख देता हूँ, ये a लिख देता हूँ, ये माइनस 5 6 है। यहाँ से यहाँ तक अब इसका डिस्टेंस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कैसे स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या जानते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इसमें? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या होता है, देखो अभी सबसे बड़ा चीज की है इसमें x1 y1 क्या है। तो देखो यहाँ पे x1 है कॉमा y1 है और ये x2 कॉमा y2 है। आप फॉर्मूला अप्लाई करने के समय थोड़ा ध्यान दिया करो कि प्लस माइनस, ऐसे इसमें प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको। तो x2 जो है ये -5 है और x1 आपका 0 है, y2 आपका 6 है और y1 है आपका 0। स्टूडेंट से क्या होगा, इसको आप सॉल्व करता हूँ इधर। तो ये स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 25 प्लस 36, ये कितना निकल के आ गया बाहर। तो 6 5 11 और 3 2 5 और 6, रूट अंडर 61। तो रूट अंडर 61 यूनिट्स क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि ओरिजिन से लेके ए तक का डिस्टेंस गेट करने के लिए बोला था। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु से लेके निर्देशांक -5, 6 तक का बीच का डिस्टेंस यानी दूरी गेट करने के लिए बोला है। तो जैसा कि हम लोग जो निर्देशांक चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट चैप्टर में दूरी के का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि दूरी का यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो इसमें x1 और y1 को आप आइडेंटिफाई कर लो, x2 y2 को आइडेंटिफाई कर लो और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन a इज, यदि a स्क्वायर का वैल्यू 23/25 है तो a का मान क्या होगा? लिख लेते हैं क्वेश्चन, a स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25। अभी a स्क्वायर क्या करेगा, इसके ऊपर रूट ले आएगा 23/25। तो इसको कैसे लिख सकते हो, रूट 23/5 लिख सकते हो। अब देखो ऊपर में इरेशनल नंबर, रूट 23 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, और नीचे क्या है, ये 5 एक रेशनल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये दो इरेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर डिवाइड करेगा तो क्या देगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वाले लोग समझे, ये एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते हो, और 5 एक परिमेय संख्या होगा। तो ये हमेशा क्या देगा, एक अपरिमेय संख्या को कभी भी परिमेय संख्या डिवाइड करता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक है, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये आंसर हो गया इरेशनल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2। ठीक है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, आप उसको आंसर मान लो। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है स्टूडेंट्स कि एलसीएम x18। ठीक है, पर इसको बताने से पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि एलसीएम 2 डिजिट का एलसीएम कितना दिया है, 2 डिजिट का एचसीएफ कितना दिया हुआ है। मतलब 2 डिजिट का लसा 36 है, 2 डिजिट का एचसीएफ यानी मसा 2 है, तो इसका वैल्यू निकालो। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर दो मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब अगर ए और बी 2 डिजिट है तो ए क्या होता है, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब क्या है कि आप मेरे को ए क्या है, तो ए मेरा x है, पहला डिजिट, दूसरा क्या है 18, तो डाल दो 18 में डाल दो। एचसीएफ कितना दिया हुआ, तो एचसीएफ आपका 2 दिया हुआ है।
और एलसीएम कितना दिया हुआ, तो एलसीएम 36 डाला हुआ, डाल दो। तो x इक्वल टू 2 इंटू 36/18, तो 18 दूनी 36, तो 2 दूनी 4, तो आंसर हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 देखो, तो क्वेश्चन समझना है स्टूडेंट्स। आपको मैंने ऑलरेडी सारे क्लास अटेंड करा दिए हैं, बस आपको जो मैंने बेसिक बताया बस उसको ध्यान में रख के आपको सॉल्व करो, सारा कुछ आप लोग फटाफट सॉल्व कर पाओगे। तो ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल मैं बना देता हूँ क्योंकि स्पेस मेरे यहाँ कम है, तो भी मैं इतना ही दूर में आपको समझा देता हूँ। ये बीसीए में पे बोलता है कि ट्राइंगल एबीसी आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 रिस्पेक्टिवली, द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी। मतलब सी को लार्जेस्ट एंगल बोला हम, तो यहाँ पे सी को लार्जेस्ट मतलब यहाँ 90 डिग्री बना देते हैं, और इसको आप क्या करो, ए मान दो, इसको बी, ए बी सी। ठीक है, तो यही तो बात है कि ये 1 होगा, ये 1 होगा, जो बड़ा होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो रेशियो में तो डायरेक्ट 1 तो नहीं ले सकते, तो एक को x मान लो, दूसरा को भी x मान लो, और तीसरा को भी x मान लो, मतलब x प्लस 2x। ठीक है, मतलब पहला एंगल को मैंने x मान लिया, दूसरा को भी x मान लिया, और तीसरा को 2x। हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री। सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 2 2 4 4x हो गया, तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कटेगा, तो कितना हुआ, 6 16 4 5 20, तो x का वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे सेक ए, तो सेक ए बाई कॉस बी। तो देखो ये a है और b है, तो यहाँ पे सेक ए मतलब 45 डिग्री का बात कर रहा है, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, और कोस भी मतलब ये भी कोसेक ए मतलब ये भी 45 डिग्री का बात कर रहा है, ये tan 45 डिग्री का बात कर रहा है, और ये tan 45 डिग्री का बात कर रहा है। तो स्टूडेंट क्या होगा, सेक 45 क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। क्यों √2 होगा, क्योंकि cos 45 का 1/√2 होता है, तो इसका उल्टा होगा √2। ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन 45 भी 1/√2, तो कोसेक का √2, तो यहाँ पे √2 लिख दिया मैंने। ये 1/1 तो कैंसिल हुआ, तो ये 1 और ये 1 - 1 यानी 0। तो आंसर क्या होगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 0। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब एक पहिया कितना चक्कर मारता है, यदि उसका रेडियस 0.7 मीटर है और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कर रहा है, 176 मीटर, तो कितना, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट। तो देखो, एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो कुल चक्करों की संख्या है ना, कितना वो चक्कर काटती है, की संख्या इक्वल टू कुल दूरी बटा इस जो वृत्ताकार पहिया है, ये पहिया का परिधि है ना, पहिया का परिधि। ठीक है, मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ, स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से वो आराम से समझ लोगे। तो कुल दूरी दिया हुआ है 170 दिया हुआ है, 176 दिया हुआ है, 176 मीटर है। और हम क्या जानते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, जो सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा वही व्हील का भी होगा, 2πr। तो 176 बाई 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना दिया हुआ स्टूडेंट, तो रेडियस है आपका 0.7, तो यहाँ पे 0.7 लिया हुआ, ये हटेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 7 कटा। ठीक है, 22 हटे 176, 8 2 कटा 4 40। ठीक है, तो कितना हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो 40 रिवोल्यूशन हो गया, मतलब 40 बार वो चक्कर काटेगा, यदि वो कुल दूरी 176 मीटर हो और उसका जो रेडियस हो, इस व्हील का रेडियस हो वो 0.6। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्वेश्चन नंबर 15 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डी नंबर, तो आप इसको राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट जो है हम लोग 60 नंबर करेंगे। नेक्स्ट 60 नंबर क्या है, देखो नेक्स्ट 60 नंबर है, एक ट्राइंगल है। देखो फटाफट मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ।
ये एबीसी मैंने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ए बी इसका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा 3 है, ठीक है। बीसी कितना है, बीसी यहाँ पर 2 है, एसी कितना है 2.5 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, ठीक है। अब बोलता है एबीसी सिमिलर टू डीएफ, तो डीएफ एक और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक डीएफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, डीएफ कंस्ट्रक्ट कर लिया। बोलता है कि ईएफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 है, देखो ये 2 है तो ये 4, मतलब इसका दुगना है। तो बोलता है कि पेरीमीटर, मतलब ये डीएफ का पेरीमीटर क्या होगा, तो डीएफ का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ डीएफ का मतलब डीएफ का परिमिति, ठीक है, परिमिति यानी परिमाप, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला लोग को लिए भी लिख दे रहे परिमाप, ठीक है। परिमाप का मतलब क्या होता है, डीएफ का परिमाप मतलब डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ, है ना, जैसे मैं यहाँ लिख देते हैं डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ। तो हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ होता है कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, मतलब ये इसका सिमिलर है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिमिलरिटी, मतलब त्रिभुज का समरूपता कहता है कि दो त्रिभुज आपस में अगर समरूप हो, मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ हो, तो इसके एंगल तो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एफ तो हो गए, साथ में इसके साइड भी प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये होंगे। तो देखो जाहिर सा बात है, उसी से हमको अगर ये 2 है तो ये 4 है, तो जाहिर सा बात है कि 3 है तो कितना हो गया स्टूडेंट, 6 हो जाना चाहिए, और 2.5 है तो कितना हो जाएगा 2.5 है, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, तो इस सबका दुगना है तो इसका भी दुगना हो गया, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये 5 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 6 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना 6 4 10 5 15, तो पेरीमीटर ऑफ डीएफ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 15 सेंटीमीटर में आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ये साइड का परिमाप अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिमिलरिटी मैंने इसको निकाला है, तो ये डीएफ का जो परिमाप हो गया वो 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे जो है मेरा है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको ऑब्जेक्टिव के जैसे ही सोचना है मेरे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। एक फिगर है ट्राइंगल एबीसी, इसमें डी बीसी का पैरेलल, देखो ये डी जो है ना बीसी का पैरेलल है, एडी कितना दिया, तो इसको मैं फिगर को थोड़ा और बड़ा करके यहाँ बनाता हूँ, तो ए बी सी है और यहाँ पे डीई, यहाँ पे डी डालो। अभी क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी, तो यहाँ पे डीई जो है बीसी का पैरेलल है, एडी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, बीडी का वैल्यू कितना दिया 4 दिया हुआ, बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो बीसी का वैल्यू मेरा 14 दिया हुआ। तो बोलता है कि भाई डीई इक्वल टू, यहाँ पे डीई इक्वल टू डी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, डी का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये डी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, मतलब हमको डी फाइंड आउट करना है, मतलब बीसी का वैल्यू कुछ दिया हुआ तो डी का वैल्यू निकाला। तो कैसे स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, फटाफट देखो। अभी क्या करो ना, ऐसा क्वेश्चन आने पे ना ये एक छोटा ट्राइंगल ले लो और पूरा ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी ले लो, ठीक है, पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या आपस में सिमिलर होंगे, देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और क्या होगा भाई, तो डी पीसी का पैरेलल है, तो ये एंगल और एंगल जो होगा वो इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग से, ये और एंगल, तो क्या हो गया एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, और देखना है इसको आराम से लिखो, ठीक है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, और एंगल ई इक्वल टू एंगल सी, तो ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गया, ठीक है। ये मेरा ट्राइंगल एडीई सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब दिखाने का कोई हो सकता नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो दो ट्राइंगल जब आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो जाहिर सा बात है कि उसके कैसे हुआ भाई, तो ये मेरा एंगल सिमिलरिटी से हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एडी, क्योंकि मैंने ये ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल को दोनों को सिमिलर कर दिया तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होता है प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो एडी बाई ए भी लिख सकता हूँ, और एई बाई, अब एई का तो हो सकता नहीं है मेरे को, डी और बीसी को हो सकता है, तो डी लिख लो, डी बाई बीसी, ठीक है।
क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल का साइड इस बड़ा ट्राइंगल के साइड के साथ प्रोपोर्शनल है। तो एबी कितना है स्टूडेंट, तो एडी मेरा 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया, और एबी मेरा टोटल 3 + 4 7 है। ठीक है, डीई तो मेरे को निकालना ही है, तो डीई यहाँ पे लिख देते हैं, और बीसी कितना 14 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 7 DE = 14 × 3। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो 2 3 6, मतलब कितना आ गया 6। तो डी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन नंबर बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हालांकि इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं था। जो सिमिलरिटी का कंसेप्ट बहुत लोगों का प्रॉब्लम आता है कि सर मेरा सिमिलरिटी का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो जिन लोगों का बेसिक का प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि इसको बनाने में मुश्किल से 30 सेकंड से 40 सेकंड लगना चाहिए था, लेकिन मैंने इस चीज को एक्सप्लेन बार बार करता रहूं कि भाई आपका जो रिकॉल हो जाए, जो आप पढ़े भूल जाते हो। ठीक है, कोरोना काल में तो आप पढ़ना ही भूल गए हो, तो उसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ 4 tan β = 3, तो 4 sin b - 3 cos b by 4 sin β + 3 cos β = 1। तो 4 tan β = 3 दिया हुआ है, तो इसको स्टूडेंट कैसे हम लिख सकते हैं, इसको tan β = 3/4। अब स्टूडेंट्स अभी क्या है क्वेश्चन में यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरे को क्या इवेल्युएट करना है। 4 sin β - 3 cos β by 4 sin β + 3 cos β। अभी क्या करो, दोनों तरफ cos β से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहा है दोनों तरफ, क्योंकि मेरे पास tan β का वैल्यू है, तो यहाँ पे एक तरफ तो 10 आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप दूसरा तरीके से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं यहाँ भी cos β से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ मैं cos β से डिवाइड कर दिया, और नीचे भी cos β से डिवाइड कर दिया, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो क्या आएगा, ये जो होगा ये 4 tan β हो जाएगा, -3 ये 3 हो गया, और ये हो गया 4 sin β, सॉरी cos β से डिवाइड हुआ तो ये भी tan β हो गया, tan β + 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इसको डिवाइड करेगा तो खत्म हो जाएगा। अब ये 4 × अब इसको क्या लिखते हो, 3/4 - 3, और ये 4 × 3/4 + 3। अब स्टूडेंट देखो क्या हो रहा है, ये 4 4 कटा, ये 4 4 कटा, तो कितना हो गया स्टूडेंट। ठीक है, 3 - 3 = 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्या बोल रहा है कि वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन -5x + 7y = 2 द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। मतलब इसी इक्वेशन का जो होगा वो ऐसा इक्वेशन बनाना है, सिमिलर ऐसा ही इक्वेशन बनाना है जो इसका सेकेंड इक्वेशन क्या होगा। तो देखो -5x है + 7y है = 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस केवल अपना दिमाग को ध्यान में रख के ऑप्शन को यूटिलाइज करो। देखो यहाँ पे ABCD चारों का यूज कर रहा हूँ, तो देखो ये मेरे को D नंबर दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है D नंबर, देखो ये जो है ना, अगर मैं दोनों तरफ इस क्वेश्चन में दोनों तरफ माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, +5x हो जाएगा, ये -7y हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल में मेरा इक्वेशन यही है। अब देखो मेरा क्या है कि ये इक्वेशन इससे मैच कर रहा है, क्योंकि ये देखो ये 10x इसको लिख सकते हैं, ये -14y लिख सकते हैं, और ये -4 होगा। अब बोलोगे सर ये और ये D नंबर कैसे इक्वल है, तो इसमें सिंपली क्या करो कि 2 कॉमन कर लो। तो देखो क्या हो रहा है, -5x - 7y और -4 ये कटेगा। देखो तो सिंपली वही इक्वेशन आ जा रहा है, यानी परफेक्ट इक्वेशन D नंबर है। तो D नंबर मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से आप केवल इक्वेशन को देखना, सिमिलर कर देना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर बोलता है क्वेश्चन की एक लेटर है ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द चोजन रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द लेटर ऑफ द मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपको ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से दिया हुआ स्टूडेंट। तो मेरे को सॉल्व करना है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो है आपका जो ये वर्ड है मैथमेटिक्स, इस मैथमेटिक्स वर्ड से कितने वर्ड्स जो है इसके जितने भी लेटर्स हैं पार्टिकुलरली सभी लेटर्स के क्या प्रायिकता होगी। तो सिंपली क्या करो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी निकालने का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है PE = ठीक है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है,
फेवरेबल आउटकम यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे टोटल आउटकम लिख लेते हैं, आउटकम लिख लेते हैं, है ना। तो एक्चुअली हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी को यानी प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता को और क्या बोलते हैं, संभावना, किसी भी चीज का आने का संभावना क्या है, तो कैसे क्या संभावना है, मैथमेटिक्स में उपस्थित जितने लेटर्स है उनके आने की क्या प्रायिकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, एम इसमें हम लोग को क्या करना है कि कोई भी लेटर को एक ही बार चूज करना है। तो एम कितना बार आया तो एक बार ले लेना है, ए कितना एक बार ले लेना है, टी कितना एक बार ले लेना है, एच कितना एक बार ले लेना है, ई क्या एक बार ले लेना है, आई एक बार ले लेना है, सी एक बार ले लेना है, ठीक है, एस एक बार ले लेना है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो आगे मुझे पता क्या है कि पूरा अल्फाबेट्स में टोटल लेटर्स जो होते हैं वे 26 होते हैं। उसमें मेरा जो पर्टिकुलर जो वर्ड आया है वो एक एक बार आने का ये 8 होगा, तो एक कटेगा, तो ये 2 चौक 8 और 30, तो 4/13। तो इसमें 4/13 जो है इमेज आंसर होगी। तो ये है कुछ टोटल सेक्शन ए के क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट जो है सेक्शन बी का सॉल्व